हेलो फ्रेंड्स, लक्ष्य लॉ अकेडमी चैनल में आप सभी का स्वागत है। वेल फ्रेंड्स, हमारे लास्ट वीडियो में हमने बिहार सिविल जज 2020 के प्रिलिमिनरी एग्जाम के पेपर नंबर 2 का जीएस पोर्शन डिस्कस किया था और उसमें हमने 10 क्वेश्चंस लिए थे, जिसमें 2016 का जो पेपर आया हुआ था उसके हमने क्वेश्चंस थे और साथ ही उसमें हमने ये भी देखा था कि कौन से और रेलेवेंट टॉपिक्स या फैक्ट्स हो सकते हैं जो अपकमिंग एग्जाम में आने की संभावना है। उसी सीरीज में हमारा दूसरा वीडियो आज जो आपके सामने लाया गया है, जिसमें हम अगले क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें जो टॉपिक्स कवर किए गए हैं वो हमारा मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत और नेशनल मूवमेंट से जुड़े हुए तथ्यों के साथ में डाला गया है, जिसमें क्वेश्चंस के अलावा और भी कई सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बताए जाएंगे, जिसमें पेपर में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा, ताकि आपको कई सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें ऐसे ही मिल सकें। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे हम अपने वीडियो को। और हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने ये रहा। देखिए, पहला क्वेश्चन है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी? इसमें ऑप्शन है, पहला गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी और गोविंद रनाडे। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में 1905 में भारत सेवक संघ यानी सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना बॉम्बे में, यानी उस तत्कालीन समय बम्बई कहलाता था, जो आज मुंबई है, बम्बई में की थी। और ये एक ऐसे व्यक्तियों का संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन था जो अपनी मातृभूमि की सेवा किसी न किसी रूप में करने को समर्पित थे। ठीक है, और इसके साथ ही इसमें जो बाकी के नाम दिए हुए हैं, जैसे बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी और गोविंद रनाडे, इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये हैं कि जो सबसे पहली चीज गोविंद रनाडे है, ये गोविंद रनाडे जी जो हैं ये गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे, और महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। फिर बाल गंगाधर तिलक इन्हीं के समकालीन एक कांग्रेस के नेता थे, जो अतिवादी दल से संबंध रखते थे। कांग्रेस, चूंकि आपको पता है कि दो गुटों में एक तरह से डिवाइडेड थी, नरमपंथी और उग्रवादी, यानी लिबरल और मॉडरेट। ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट। तो इसमें जो है बाल गंगाधर तिलक एक्सट्रीमिस्ट थे, और इन तीनों ने ही बहुत इम्पोर्टेंट मूवमेंट्स और कई सारे ऐसे वर्क किए हैं जिसने आज़ादी का रास्ता हमारे लिए प्रशस्त किया। फॉर एग्जांपल, बाल गंगाधर तिलक की हम बात करें तो इन्होंने केसरी और मराठा संपादित किया और वहाँ से अपने क्षेत्र से निकाला। इसके अलावा जो लोकमान्य तिलक इनको कहा भी जाता था, और इन्होंने जो है गणपति महोत्सव की शुरुआत करवाई महाराष्ट्र में। दूसरा, इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट काम किया था, वो था एनी बेसेंट के साथ में मिलकर के होम रूल लीग की स्थापना। और इसके बाद फिर महात्मा गांधी जो हैं, उनके बारे में कौन नहीं जानता। महात्मा गांधी के ऊपर अगर वीडियो बनाया जाए तो करीब 3-4 घंटे आराम से कम पड़ सकते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी अपने आप में एक बहुत बड़ी शख्सियत थे, नो डाउट हमारे राष्ट्रपिता हैं। तो उन्होंने काफ़ी सारी अचीवमेंट्स भी उनकी हैं जो उन्होंने की थी। 1915 में जब वो भारत आए तो उसके बाद उन्होंने बैक टू बैक अहमदाबाद हड़ताल, चंपारण सत्याग्रह, है ना, और खेड़ा जो सत्याग्रह, ये सब करवाया। फिर उसके बाद उन्होंने 1919 में खिलाफत और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, फिर उन्होंने जो है असहयोग आंदोलन जिसको कहते हैं, और फिर उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट। उसके बाद ऐसे कई सारे दांडी मार्च, दांडी यात्रा, और कई सारे इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट जो है चलवाए, जिसकी माध्यम से हमारी आज़ादी का रास्ता प्रशस्त हुआ। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो पेपर में आएंगे, और पेपर में आते भी हैं, हमेशा से आते आए हैं। तो आप इनको प्लीज़ ध्यान रखिएगा, और जल्दी ही इनसे जुड़े हुए, ये पूरे फैक्ट से जुड़ी हुई या तो कोई लेक्चर सीरीज आपको जल्दी ही जो है प्रोवाइड भी करा दी जाएगी। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम।
1904 किस गवर्नर जनरल के समय पारित हुआ था? एंशियंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 1904 was passed during the time of which governor general? सबसे पहली चीज तो 1904 में जो गवर्नर जनरल थे वो वॉइसरॉय कहलाते थे। वॉइसरॉय मतलब राजा के प्रतिनिधि भारत में, ठीक है। तो 1858 का जो अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम, वहां से कई सारी चीजें जो है बदल दी गई थी और ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसके हाथ से पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल सारी सुप्रीमेसी लेकर के क्राउन के हाथ में चली गई थी। और उसी समय आपको सबको शायद पता होगा कि एक नए पद का सृजन हुआ था जिसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कहा जाता था, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में बैठता था। तो ऐसे ही कई सारे इसमें फैक्ट्स हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले अब इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो है लॉर्ड मिंटो, बी है लॉर्ड हार्डिंग, तीसरा लॉर्ड कर्जन और चौथा लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है लॉर्ड कर्जन। देखिए, लॉर्ड कर्जन जो है वो खुद इतिहास और पुरातत्व का बहुत विद्वान था और उसने प्राचीन स्मारकों की रक्षा के लिए 1904 में ये अधिनियम बनवाया, जिसमें प्राचीन स्मारक जो भी होती, जितनी भी प्राचीन स्मारकें थी यानी एंशियंट मॉन्यूमेंट्स थे, उनकी मरम्मत के लिए उस समय उसने 50,000 पाउंड का मतलब 50,000 पाउंड की राशि भी निश्चित करवाई थी, ठीक है। अब ये तो थी एक खासियत जो इन्होंने की। हमारे भारत के संविधान के निर्माण में कई सारे ऐसे पड़ाव और कई सारी ऐसी स्थितियां रही जो इन्हीं गवर्नर जनरलों के माध्यम से कहीं ना कहीं अलग अलग कानूनों के रूप में आई, जिसने हमारे भारतीय संविधान का मार्ग प्रशस्त किया। क्योंकि आपको 1935 का भारतीय शासन अधिनियम यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पता ही होगा, क्योंकि आप सिविल जज के लिए ऑलरेडी अप्लाई किए हुए हैं और उसी की तैयारी कर रहे हैं। तो संविधान निर्माण और संविधान के बारे में जानकारी आपकी होना बहुत आवश्यक है। तो उसी सिलसिले में जो है ये जो गवर्नर जनरल्स हमारे रहे हैं, इन्होंने कई सारे अलग अलग समय में बहुत इंपॉर्टेंट कानूनों को पास कराया, जिसके माध्यम से हमारे संविधान की नींव प्रशस्त हुई। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें तो हमारे कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ ऐसे कानून रहे जिनके बारे में अगर मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, फिर उसके बाद 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, फिर 1784 का पिट्स इंडिया, फिर जो है हमारे कुछ काउंसिल एक्ट रहे जैसे 1862, 1892, 1892 और 1909, ठीक है। उसके अलावा हमारे कुछ चार्टर एक्ट रहे जैसे 1833, 1853 के इंडियन चार्टर एक्ट। उसके अलावा हमारे कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, जैसे 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसमें 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को हम मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म यानी मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं। और उसी में एक 1909 का हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट था, भारतीय परिषद अधिनियम था, जिसको हम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी नाम दिया हुआ है लॉर्ड मिंटो का, ठीक है। और इसी प्रकार कई सारे हमारे जो गवर्नर जनरल हैं उनके बारे में भी हमें जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, जैसे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स जो हमारे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। फिर उसके बाद हमारे लॉर्ड वेलेस्ली जिन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ सब्सिडरी अलायंस को इस्टेब्लिश किया यानी इंट्रोड्यूस कराया। उसके अलावा फिर हमारे लॉर्ड कैनिंग, फिर लॉर्ड डलहौजी जिन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी हड़प की नीति को इस्टेब्लिश किया, लेकर के आए, और उसी की वजह से जो कहीं ना कहीं एक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 का उद्घोष हुआ। तो ऐसे कई सारे फैक्ट्स हैं जो आपको मैं बता चुका हूँ, जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये याद रखना है।
चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का तो हालांकि आप याद रखिएगा, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक कौन थे? हु वॉज द ऑथर ऑफ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया? इसमें ऑप्शन है जेम्स मिल, V.A. स्मिथ, V.D. सावरकर और R.C. मजूमदार। तो देखिए इसका जो आंसर है वो है, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक हैं जेम्स मिल। ठीक है, ये 19th सेंचुरी में यानी 1801 से लेकर के 1900 ईस्वी के मतलब इस ड्यूरेशन, इस टाइम ड्यूरेशन में ब्रिटिश इतिहासकार और शाही राजनीतिक सिद्धांतकार थे, और इनके द्वारा लिखित ये पुस्तक भारत में कंपनी के शासन का इतिहास है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली बात है। इस क्वेश्चन में बस ज्यादा कुछ नहीं है, इतना ही है। तो हम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कई बार ये कई सारे एग्जाम्स में तो पूछा ही गया है, और जुडिशरी में भी आपको पूछ लिया गया है। हालांकि ये क्वेश्चन दोबारा आने की संभावना तो नहीं है, लेकिन इसके अलावा भी इसमें बहुत कुछ है जो जानकारी लेने लायक है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था? भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था, यानी विच ऑफ द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन इंडिया? ऑप्शन है बंगाल गजट, कलकत्ता गजट, बंबई हेराल्ड और बंगाल जनरल। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है बंगाल गजट। बंगाल गजट जो है वो पहला समाचार पत्र था भारत का। आधुनिक भारतीय प्रेस का जो प्रारंभ था उसके मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूँ। तो वो विलियम बोल्ट्स द्वारा 1780 ईस्वी में हुआ, और इसमें जो है जेम्स ऑगस्टस, सॉरी मैं गलत बोल गया आपको, आधुनिक भारतीय प्रेस का जो प्रारंभ था वो विलियम बोल्ट्स द्वारा एक समाचार पत्र के प्रकाशन से हुआ, जो 1780 ईस्वी में जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित किया, और इसका नाम था बंगाल गजट था। इसके द्वारा कंपनी के कर्मचारियों की प्रखर आलोचना करने के कारण 1782 ईस्वी में इसे बंद करवा दिया गया, और नवंबर 1780 में प्रकाशित इंडिया गजट दूसरा भारतीय पत्र था। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब आगे बढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु गेव दिस स्लोगन गो बैक टू द वेदास? यानी वेदों की ओर लौटो, ये नारा किसने दिया था? ऑप्शन है राजा राम मोहन रॉय, केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती। इसका सही आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने 1875 यानी 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की, और इन्होंने ही वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। ये एक सुधारवादी नेता थे, और इन्होंने आर्य समाज में छुआछूत और जाति व्यवस्था का विरोध किया, परंतु वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया। और स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत में मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। ये याद रखने वाली बात है, इनको एक पदवी दी गई है मार्टिन लूथर किंग की। ठीक है, और इसके अलावा इसमें और भी कई सारे ऑप्शन है, जैसे राम मोहन रॉय, ये बहुत इंपॉर्टेंट बंदे हैं। ये जो है कई सारे रिफॉर्म्स में इन्होंने अपना योगदान दिया। बेसिकली ये इंडिया के ग्रेटेस्ट रिफॉर्मर यानी समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन रॉय, केशव चंद्र सेन और स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने अलग अलग मुद्दों पे या अलग अलग टॉपिक्स पे काफ़ी इम्पोर्टेंट काम किए, जैसे सती प्रथा को बंद करवाना और महिलाओं के संरक्षण के लिए, स्त्री सशक्तिकरण के लिए। इन्होंने कई सारे इन सभी ने कई सारे ऐसे इंपॉर्टेंट काम किए हैं, जिसके बारे में आपको विस्तार से बताया जाएगा, क्योंकि ये रिफॉर्मर्स वाला टॉपिक है और इससे बहुत ज़्यादा रिलेवेंट अंदर की चीज़ें जुडिशरी में नहीं पूछी जाती हैं, ये सिविल सर्विसेज के टॉपिक में
फिर भी कंसिडर किया जाता है। चलिए हमारे नेक्स्ट टॉपिक में हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आर्य समाज की स्थापना हुई थी। When the आर्य समाज has been established। ठीक है, तो मैं इसका आंसर तो ऑलरेडी आपको लास्ट क्वेश्चन में दे ही चुका हूँ। सीधा सीधा आता हूँ अपने काम पे, वो है इसका आंसर 1875 में। सॉरी गलत बन गया, ये देखिए 1875 में जो है आर्य समाज की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने। द वर्स्ट famine in India under the British rule occurred during, यानी भारत में अंग्रेजी शासनकाल का सबसे भयंकर अकाल निम्न में से किस दौरान पड़ा था। बहुत ज़्यादा फैक्ट्स की आवश्यकता नहीं है, सिंपल सोबर सी इसमें चीज़ याद रखने की आवश्यकता है कि 1876 से 1878 के ड्यूरेशन में, यानी 76 से 78 के बीच में पूरे भारत में सबसे भयंकर अकाल पड़ा था और इसमें तकरीबन 50 लाख से ज़्यादा व्यक्ति मारे गए थे। और उस समय के जो तत्कालीन लॉर्ड गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड लिटन। और इसी समय एक अकाल आयोग यानी फेमाइन कमीशन का गठन किया गया था। और सबसे ज़्यादा जो प्रभावित क्षेत्र थे वो मद्रास, बॉम्बे, मैसूर, हैदराबाद और पंजाब और मध्य भारत के कुछ भाग। सिर्फ इतनी सी ही चीज़ इसमें याद करने लायक है और कुछ भी नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है कि इन महिलाओं में से कौन क्रांतिकारी आंदोलन से संबद्ध थी, यानी हु अमंग द फॉलोइंग वुमेन वाज एसोसिएटेड विद द रेवोल्यूशनरी मूवमेंट। तो सभी जानते हैं, एक बहुत बड़ा नाम है मैडम भीकाजी कामा, जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग लेती आई थी और कई सारे बड़े बड़े मूवमेंट्स को इन्होंने अपना योगदान दिया और उसमें दिशा निर्देशता देते हुए अपनी पूरी भूमिका निभाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में हमारे एक बहुत बड़े नेता को विरोध करते करते जो है जान से हाथ धोना पड़ा था। खैर ये है साइमन कमीशन भारत आया था। साइमन कमीशन विजिटेड इंडिया इन विच ईयर? ऑप्शन है 1927, 1928, 1929 और 1930। देखिए ये साइमन कमीशन जो है इसको इसलिए बुलाया गया था ताकि ये अपने एक तरह से अपने सुझाव दे सके, सजेशंस दे सके कि अब जो सत्ता का हस्तांतरण भारतीय नेताओं को या भारतीय पॉलिटिकल पार्टी को किया या भारतीयों को किया जाना था वो किस तरह किया जाए। और ये जो है हमारे भारतीय शासन अधिनियम 1919 के बाद जो 1929 में बनना था 10 साल के बाद, उसमें किस तरह से अपने रिकमेंडेशंस देता। हालांकि इसका प्रखर विरोध हुआ क्योंकि इसमें जितने भी मेंबर्स थे वो सब ब्रिटिशर्स थे। तो हमारे देसी जो नेता थे या हमारे जो लीडर्स थे, लोकल नेटिव लीडर्स थे, इन्होंने अपोज किया कि आप हमारे लिए कोई कानून बना रहे हो बिना हमारी इन्वॉल्वमेंट के, कैसे पॉसिबल है। तो इसलिए साइमन कमीशन का बहुत व्यापक रूप से विरोध हुआ था। और ये भाई साहब बेसिकली जो है 1928, इसका आंसर भी है 1928 में भारत आए थे और ये बम्बई पहुंचे 1928 3 फरवरी को। और यहाँ से जो है उनकी कंसिस्टेंटली जो है विरोध चालू हो गया था। ठीक है, इसकी कहानी मैं आपको बता ही चुका हूँ, ये याद रखने वाली बात थी। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है जिस हिसाब से है। ये नील विद्रोह कहाँ हुआ था? वेयर डिड द इंडिगो रिवोल्ट टेक प्लेस? ऑप्शन है उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बंगाल और महाराष्ट्र। तो इसका जो सही आंसर है वो है बंगाल। देखिए ये बंगाल एक बहुत गजब की धरती रही है आंदोलनकारियों के लिए भी, क्योंकि
छोटे से लेके बड़े तक कई बड़े-बड़े आंदोलन, कई छोटे-छोटे आंदोलन भी बंगाल से ही शुरू हुए, जैसे फकीरा, सन्यासी सन्यासी विद्रोह, फकीरा आंदोलन। उसके अलावा जैसे ये अपना नील आंदोलन, नील विद्रोह, ऐसे कई सारे नाम हैं जो बंगाल से चालू होते हैं। क्योंकि एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट भी उसके पीछे का ये है कि एक रीज़न जिसको कहेंगे वो ये है कि सबसे पहले भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शुरुआत थी प्रॉपरली एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के माध्यम से, या एक एडमिनिस्ट्रेटिव या प्रशासनिक बॉडी की तरह, निकाय की तरह अगर इसकी शुरुआत हुई थी तो बंगाल से हुई थी, जहाँ पर इन्होंने हर प्रकार के नियमों को कड़ाई से लागू किया। तो ऑब्वियस सी बात थी, एक बहुत कॉमन सी बात थी कि अगर ज़्यादा सख्ती जहाँ पर की जाएगी वहाँ पर विद्रोह के स्वर उठना भी अमूमन लाजमी है। तो इस तरह से जो है कई सारे विद्रोह के बारे में हमें जब जानकारी लेना पड़ती है तो उसमें बंगाल का नाम बहुत कॉमनली आता है। तो नील विद्रोह जो है वो बंगाल में हुआ था, और ये जो 1859 से 1860 यानी 59 से 60 के बीच में हुआ था। और ये जो है बंगाल में एक नादिया नाम का जिला है, उसके गोविंदपुर गांव में प्रारंभ हुआ। ठीक है, इतनी ही चीज़ इसके अंदर पढ़ने लायक थी, बाकी इसके अंदर और कोई बहुत ज़्यादा ऐसा खास रॉकेट साइंस नहीं है। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन भी पसंद आए होंगे, और इस क्वेश्चन में जितने रिलेवेंट फैक्ट्स मैंने बताए हैं वो भी आपके काफ़ी काम के होने वाले हैं। इसके अलावा एक चीज़ और इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको अगर ये क्वेश्चंस और मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ इसको कमेंट ज़रूर कीजिए कि आप और क्या चाहते हैं, क्योंकि जब तक आप लोगों की डिमांड नहीं आएगी तब तक उस डिमांड के अनुरूप सप्लाई नहीं हो पाएगी। आई थिंक आपको डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट तो पता ही होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको और ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट चाहिए, और एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से आपको कम मेहनत, स्मार्ट मेहनत करके पेपर निकालने की व्यवस्था ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से चाहिए, तो कृपया करके कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब और शेयर करें, क्योंकि जब तक अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा तब तक वो मज़ा नहीं आता है चीज़ों को काम करने में। तो आई होप कि आप मेरी बात को भी समझ रहे होंगे, और अगर आपको पसंद आए तो आप प्लीज़ इसको शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और पुराने हैं तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए। आई होप आज के लिए इतना ही है, और नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी ही मिलेंगे, आपके लिए अगले क्वेश्चंस ला करके मैं तैयार करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, गुड डे, टेक केयर।